गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं। चैप्टर 1 दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। टॉपिक है 1.4 दैट इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया। अब कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टॉपिक फेडरलिज्म। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक फेडरल सिस्टम दी है गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ पर एक फेडरेशन वाला सिस्टम है। फेडरेशन क्या होता है? जहाँ सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पे भी इंडिया में हमने गवर्नेंस के लिए लेवल्स बना दिए, मतलब हमारे यहाँ पे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट होती है फॉर द होल कंट्री, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स, राज्य सरकार। एंड फाइनली विलेज लेवल, क्योंकि इंडिया, ये देखा गया था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे विलेजेस का नंबर काफी ज्यादा है। सो यहां पे विलेजेस को भी एक सेल्फ गवर्नमेंट दी गई थी जिसे हम पंचायत कहते हैं। अब ये तीनों सेक्शंस अपने में इंडिपेंडेंट भी हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं। इनको कुछ लिस्ट्स मिल गई है। उन लिस्ट के अकॉर्डिंग ये लोग, इनको पावर्स दी गई है कि ये लोग अपना गवर्नेंस कैसे करें, अपने लिए फंड्स कैसे लगाएं, टैक्सेस कैसे अर्न करें और किस तरीके से अपना विकास खुद संभाल सके। देखिए, क्योंकि एक बात है, केरला में एक रिमोट विलेज में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये दिल्ली में बैठे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को प्रोबेबली उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक वो उसको गहन जाके देखेंगे नहीं। और अगर वो वहाँ छोड़ के यही काम करते रहें तो फिर एक नेशन होल को गवर्न करना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। सो दिस एक्चुअली मेड थिंग्स दैट हैव मेड गवर्निंग द कंट्री मच ईजियर। इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हम लोगों को एक पावर दी गई है कि जो भी इंडियन 18 साल से ऊपर का होता है, एक सेन साउंड माइंड का होता है और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह में नहीं हो। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी में वैसे जेल में भी वोटिंग होती है दोस्तों, लेकिन कोई रेयर केस में एक्सट्रीम क्रिमिनल्स हो, उनको वोटिंग का राइट नहीं देते। इमेजिन दाऊद इब्राहिम आके खुद वोट करने लग जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुनते हैं। जो भी पार्टी मेजॉरिटी में रहती है वो अपना एक चीफ चुनती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है पार्लियामेंट में जाके, और वो प्राइम मिनिस्टर अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि फिर प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, प्रेसिडेंट हमारा एक हेड ऑफ स्टेट है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो दी गई है। वो हमारे देश को बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन देश को चलाने के जितने भी और जो भी इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह हैं वो सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होता है। हमारे यहाँ पे पावर की सेपरेशन कर दी गई है। हम लोगों ने इंडियन गवर्नेंस को 3 पिलर्स में बांट दिया है। सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर फाइनली आपका आता है जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए, लेजिस्लेचर आप समझिए पार्लियामेंट है जहाँ लॉज बनते हैं। तो ये लोग लेजिस्लेचर बनाने वाले, लॉज बनाने वाले हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम लोगों ने चुन के संसद भवन भेजा है। तो लेजिस्लेचर इज अ बॉडी दैट एक्चुअली मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ कंट्री। एग्जीक्यूटिव इनका एक हेल्पिंग ऑर्गन रहता है जो कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। दे एक्चुअली गो अहेड एंड मेक श्योर दैट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। एंड जुडिशरी दोस्तों फाइनली यहां पे काम आती है। जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेगा उसके ऊपर यहां पे जुडिशरी इंश्योर करती है कि उनको क्या सजा दी जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से डिवाइडेड है ये। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं लोगों को। अभी तक 5 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट अब 6th उसमें ऐड हुआ है, दैट इज एजुकेशन। ये बहुत जरूरी था दोस्तों।
एजुकेशन हमारे यहाँ पे नहीं था. रिमेंबर, आई फील वेरी सैड एंड सॉरी वॉचिंग दोज किड्स, यू नो, playing at sites, building sites. They are kids of those, you know, people, the masons and the bricklayers and all. Right to education के अंदर एक गवर्नमेंट ने एक ताकत दे दी है कि हर किसी को अब एजुकेट होने का राइट है. आई थिंक आई एम गोइंग इन द फ्लो. लेट्स कम बैक. सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी. इसका मतलब है इंडिया में हर तबके का इंसान, भले ही वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का, कल्चर का, कोई से बिलीफ रखता हो, उसको यहाँ पर इक्वली डील किया जाएगा. रिस्पेक्ट, उसके बाद में लॉज, उसके बाद में फाइनली चीज़ आती है उसकी एम्प्लॉयमेंट. आप किसी को किसी धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष का होने के कारण जॉब से नहीं निकाल सकते हो. आप उनको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे. देन कम्स, इसी बड़े रीज़न के कारण दोस्तों ये हुआ था, क्योंकि ये इक्वालिटी की बात आई थी ना, इस कारण से इंडिया में अनटचेबिलिटी भी एबॉलिश कर दी गई थी. क्योंकि अनटचेबल मतलब अछूत. आप एक तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को सिंपली ये कह रहे हो कि यू आर नॉट फिट. राइट टू फ्रीडम. हमारे देश में लोगों को एक फ्रीडम मिला है दैट दे कैन स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली. दे कैन एक्चुअली फॉर्म एसोसिएशंस. उनको कोई ग्रुप बनाना है तो एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं. वो अपनी मर्जी से देश के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं एंड उनको कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई सी भी नौकरी करना है वो कर सकते हैं. अगेन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी एक वर्ग विशेष, जेंडर विशेष या बच्चों को या किसी एक खास दर्जे के लोगों को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हो. यू कांट यूज देम फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स. ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, दैट स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन. ये चीज़ यहाँ पे नहीं है. 14 साल से छोटे बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो. इट्स एक्चुअली यू नो, अकॉर्डिंग टू द लॉ बुक्स, इट्स एक्चुअली अ क्राइम. चाइल्ड लेबर रखना या उनसे काम करवाना. यू कैन एक्चुअली स्पीक इट आउट एनीवेयर अगर आपको कहीं ऐसा दिखे. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे लोगों को किसी भी धर्म को प्रीच करने का, प्रोपोगेट करने का और फॉलो करने का फ्रीडम देता है. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं. इस राइट के थ्रू हम लोग माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिक पावर देते हैं कि वो लोग अपने रिलीजन को, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं. जब तक दोस्तों, जब तक वो इंस्टीट्यूशंस या वो कल्चर देश के एक ओवरऑल प्रोग्रेसिव हित को हर्ट नहीं करे. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट दिया गया था दोस्तों. इसमें यह कहा गया है कि अगर इंडियन सिटीजन का इन 5 फंडामेंटल राइट्स में से कोई सा भी राइट किसी ने उस राइट का उल्लंघन कराया और someone has gone ahead and taken a misadvantage or broken a fundamental right of any person or snatched it away, that person can move to the honorable court of justice. That is right to constitutional remedy. यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर अगर आपने किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रेक करे तो ही कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट. फंडामेंटल राइट्स की तरह ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है दोस्तों. ये एक सेट है. हमारे यहाँ पे 10 ड्यूटीज ऐड करी गई थी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एक एक्ट बना था 1976 में, 1976 की बात है. इसके अंतर्गत आपको फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज भी है. आपको देश के प्रति कुछ ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी. वो ड्यूटीज थी कि हमारे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, हमारे नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, हमारे देश की सॉवरेनिटी जो है, यूनिटी और इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना और सेव करना,
हमारे देश को डिफेंड करना, और उसके बाद में जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, हमारी जो नेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है जो आप देखते हो, उसको तोड़ फोड़ करने से बचाना। वैंडलिज्म की एक्टिविटीज़ आप देखते हैं जब दंगे वगैरह होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत हार्म की जाती है, दैट इज़ एक्चुअली अ क्राइम। तो एज अ सिटीजन ऑफ आवर नेशन इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू गो अहेड एंड एक्चुअली safeguard the things। और 14 years से नीचे के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारी ड्यूटी है। यू कांट डिनाई देम टू गेट एजुकेटेड। अब इन सब चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए, चॉक आउट करने के लिए और एक्टिवेट इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं, स्टेट पॉलिसीज बनी है। इसके अंदर गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनैक्ट किए जाएं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए ये लोग कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक हमारे पूरे देश के लिए बनते हैं और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना हमारे लिए कंपल्सरी है। नाउ सेकुलरिज्म, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। जैसे सेकुलरिज्म एक हमारी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमारे यहाँ पे सबसे पहले आता है फेडरलिज्म, वैसे ही यहाँ पर आ रहा है सेकुलरिज्म। अब फेडरलिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें थी, इस टॉपिक सेकुलरिज्म ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। सेकुलरिज्म मतलब ये है कि हमारा देश किसी स्पेसिफिक धर्म, किसी स्पेसिफिक जाति, किसी स्पेसिफिक जेंडर को एडेड एडवांटेज नहीं देता है। सिंस वी नो कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि बॉस, आप किसी धार्मिक जगह या धार्मिक जगह तो कह सकते हैं, लेकिन ऑफिस, स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल, ऐसी जगह पे आप कोई सा एक धर्म प्रमोट नहीं कर सकते हो बॉस। आपको अपने हिसाब से आपको सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो दैट इज रॉन्ग। इंडियन सिटीजन को कोई सा भी धर्म फॉलो करने का पूरा हक दिया गया है। धर्म एक इंसान की पहचान होती है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके आदर्श, उसका कल्चर होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक इंडियन सिटीजन अपने धर्म को, किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए फ्री है। वो बाउंड नहीं है कि उसको एक स्पेसिफिक रिलीजन ही फॉलो करना पड़ेगा। इफ ही विशेस, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में, अपने स्कूल में भी बच्चों को कहता रहता हूँ, और जहाँ गेस्ट फैकल्टी जहाँ भी जाता हूँ, दोस्तों धर्म एक आस्था है, और जब धर्म स्ट्रिंजेंट होने लगता है ना, तो सफोकेशन बन जाता है। तो उस आस्था को प्रमोट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उस आस्था को अप्लाई करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसको किसी पे थोप रहे हो तो वो गलत हो जाता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ये फीचर है कि हमारे यहाँ सारे धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। और इसी कारण से हमारे यहाँ पे देखिए इक्वालिटी भी दिखाई गई थी, और इसी कारण से अनटचेबिलिटी, आई एम कमिंग बैक टू अगेन, क्योंकि अनटचेबिलिटी भी हटाई गई थी। क्योंकि अनटचेबिलिटी मतलब किसी इंसान से उसका एक फंडामेंटल राइट छीन लेना, उसको कहीं एंट्री नहीं देना, उसको कहीं वो बोल नहीं पाता है। रिमेंबर वो पुराने टाइम पे जब चलता था, वर्ण सिस्टम बना था, लेकिन लोगों ने उस वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा बना दिया था कि शूद्रों को अनटचेबल की कैटेगरी में ले आते। ये जब ये वर्ण सिस्टम बनाया गया था तब शायद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने अपने मतलब हज़ारों साल के बाद में ये जब चीज़ें देखी गई तो फिर ये सडनली चेंज हो गया। अब ये किसने चेंज करा, कहाँ चेंज हुआ, विल डिस्कस सम टाइम लेटर और इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू विश टू हैव अ डिबेट और अ कन्वर्सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।